सर्कमस्टांसेस में सेक्शन 22 ये कहता है कि कोर्ट जो है वो अदर रेमेडी भी देगा जब कोई प्लेंटिफ, जब कोई वादी संविदा के पालन का वाद लेके आता है तो उसके साथ वो प्रॉपर्टी के पोजेशन के बारे में, उसके विभाजन के बारे में, पार्टीशन के बारे में, सेपरेट पोजेशन के बारे में, या अगर उसने कोई एडवांस पैसा या अमाउंट डिपॉजिट कराई गई है या कंपनसेशन, कोई भी जो उपचार वो चाहता है वो उस मामले में ही साथ साथ मांग सकता है। और अगर सीपीसी में इस बारे में प्रावधान दे रखे हैं तो वहां वो एज इट इज पावर दे रखी है। उसके अलावा हम यहाँ धारा 22 में भी उपचार ले सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। अगली बात देखिए। धारा उपधारा ए के खंड ए या खंड बी के अधीन न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका विनिर्दिष्टतः दावा न किया गया हो। परंतु यह कि जहां वादी ने से किसी अनुतोष का वाद पत्र में दावा न किया हो तो न्यायालय उसे कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर ऐसे अनुतोष को दावे में सम्मिलित करने के लिए ऐसे निबंधनों पर जैसे कि न्याय संगत हो वाद पत्र में संशोधन करना मंजूर करेगा। ये वही बात है जो पिछली बार पढ़ी है आपने, कि जहां पर अगर रेमेडी वाली डिमांड नहीं की गई है, ये रिलीफ मांगा नहीं गया है, तो कोर्ट द्वारा ये रिलीफ दिया भी नहीं जाएगा। ये कौन से रिलीफ की बात हो रही है? जो धारा 22 में कब्जे का, विभाजन का, अग्रिम धन का, प्रतिकर का, ये जितने भी रिलीफ हैं ये तब तक न्यायालय नहीं देगा जब तक वादी ने इसकी मांग नहीं की है, इस रिलीफ को डिमांड नहीं किया। और अगर उसने शुरुआत में वाद पत्र में नहीं लिखा है तो कार्यवाही में किसी भी स्टेज पर इसके लिए वो संशोधन कर सकता है वाद पत्र में, तो न्यायालय इस बात की अनुमति उसको देगा। उपधारा ए के खंड बी के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने की न्यायालय की शक्ति धारा 21 के अधीन इसी इसकी प्रतिकर अधिनियमित करने की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। ओके मैम। धारा 22 की पावर कोर्ट की अलग है और धारा 21 की अलग है। धारा 21 में कंपनसेशन की बात की गई है, जहां कहा गया है कि हम क्षतिपूर्ति का उपचार दे सकते हैं, इन एडिशन टू भी दे सकते हैं और इन सब्सटीट्यूशन भी दे सकते हैं। मतलब अगर हमें पालन का उपचार न्यायालय ने दिया है तो उसके साथ साथ क्षतिपूर्ति दे सकता है, या पालन या क्षतिपूर्ति में से कोई उपचार एक दे सकता है। तो वो पावर कोर्ट की अलग है और धारा 22 में जो पावर है वो डिफरेंट पावर कोर्ट की दी गई है। तो 21 की पावर सेपरेट है, उस पे कोई प्रभाव इस धारा का नहीं पड़ेगा। तो सेक्शन 22 का लैंग्वेज क्लियर हुआ। हाँ जी मैम। अब आते हैं 23 पे। पढ़ना है मैम। बिल्कुल। नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन नहीं। कोई संविदा जो अन्यथा विनिर्दिष्टतः परिवर्तन के लिए समुचित हो यद्यपि इसके भंग होने की दशा में संदत्त की जाने वाली रकम के रूप में कोई राशि नामित हो और व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार उसका संदाय करने को रजामंद हो उस प्रकार परिवर्तित की जा सकेगी यदि न्यायालय का संविदा के निबंधनों एवं अन्य विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि राशि केवल संविदा के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए नामित की गई थी और न कि व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को विनिर्दिष्ट पालन के स्थान में धन के संदाय का कोई विकल्प देने के प्रयोजन के लिए। जब इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट पालन का परिवर्तन किया जाए न्यायालय संविदा में इस प्रकार नामित राशि के संदाय की डिक्री भी नहीं करेगा। हम्म देखिए, आपने एक शब्द पढ़ा होगा, परिनिर्धारित नुकसानी। नॉम प्री डिसाइडेड डैमेजेस जो होते हैं, जिसे हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं, लिक्विडेटेड अमाउंट ऑफ डैमेजेस। परिनिर्धारित नुकसानी का मतलब क्या होता है कि हम नुकसानी की राशि को पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे बीच में कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो क्या रहेगा। तो कंपनसेशन दो पार्टीज के बीच में जब संविदा को बनाते समय ही ये निर्धारित कर लिया जाता है कि अगर संविदा भंग हुआ तो क्षतिपूर्ति की राशि क्या होगी, तो इसे कहते हैं परिनिर्धारित नुकसानी। मतलब पहले से दोनों पक्षकार अनुमान लगा लेते हैं कि अगर संविदा भंग हुआ तो हमें अनुमान लगा लेंगे कि कितना हमें नुकसान हो सकता है और उस राशि को मेंशन कर दिया जाता है, वो कहलाती है परिनिर्धारित नुकसानी की राशि।
तो ये जो परिनिर्धारित नुकसानी की राशि है, अगर किन्हीं पक्षकारों ने पहले से तय कर ली है, सपोज ए और बी ने पहले से तय कर लिया कि ब्रीच होने पे एक पार्टी दूसरे को 50,000 देगी, तो अब ये 50,000 रुपए की जो क्षतिपूर्ति है ये डिसाइड कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम संविदा के पालन का वाद ला ही नहीं सकते। या जब कोर्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और हम कोर्ट जा रहे हैं, हम चाहते हैं हमें रेमेडी मिलनी चाहिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो वहां पर बात आए कि नहीं साहब आपने तो पहले ही प्री डिसाइडेड कर रखा था अमाउंट, तो अब एक पार्टी ब्रीच कर रही है तो आप क्षतिपूर्ति ले लो, इट्स ओके। नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टीज का अर्थ ये नहीं था। अगर कि वो संविदा में क्षतिपूर्ति लेना चाहते थे, वो संविदा का पालन करना चाहते थे, ऐसा ही पक्षकारों का उद्देश्य दर्शित होता है, तो यहाँ पर कोई बार नहीं है, ये रोक नहीं है कि हमने अगर प्री डिसाइड कर लिया किसी अमाउंट को, पहले से निर्धारित कर लिया है अगर किसी राशि को, तो इसका मतलब अब हम पे रोक लग गई है, ये वर्जित हो गया हमारे लिए नुकसानी का निर्धारण, कि हम यहां पर वाद नहीं ला सकते संविदा का पालन का, हम संविदा के पालन का वाद भी ला सकेंगे। और अगर कोर्ट ने ये रेमेडी दी है कि यस इस मामले में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना चाहिए, तो वो दूसरी रेमेडी जो प्री डिसाइडेड अमाउंट हमने कर रखा था वो नहीं मिलेगी, क्योंकि पालन ही हो गया संविदा का, ब्रीच तो हुआ नहीं। तो वो जो ब्रीच के लिए आपने पहले से राशि तय कर रखी थी उसको देने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वहां पे हमें संविदा के पालन का उपचार मिल गया है। ओके मैम। मैम ये कॉन्ट्रैक्ट में 74 सेक्शन है, वही बात है क्या इसकी क्लोज 1 की? 74 सेक्शन आपको बताता है प्री डिसाइडेड अमाउंट, हाँ बिल्कुल, लिक्विडेटेड अमाउंट के बारे में बताता है, वही है 73 74 दोनों में ही और बताए गए हैं जनरल प्रिंसिपल। ओके मैम। विनिर्दिष्ट पालन के वाद के खारिज होने के पश्चात भंग के लिए प्रतिकर के वाद का वर्जन। किसी संविदा या उसके भाग के विनिर्दिष्ट पालन के किसी वाद की खारिजी या ऐसी संविदा या भाग जैसी स्थिति हो के भंग के लिए प्रतिकर के लिए वाद लाने के वादी के अधिकार का वर्जन कर देगी, किंतु किसी अन्य अनुतोष के लिए जिसका वह ऐसे भंग के कारण हकदार हो, वाद लाने के उसके अधिकार का वर्जन नहीं करेगी। ओ, हेलो, हाँ जी मैम। सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैम। हाँ, देखिए यहाँ जो सरकमस्टांसेस है आपको ये बताई गई हैं कि जब आप संविदा के पालन का वाद लेके आते हो, तो उसके साथ साथ ही आप कौन सी उपचार की भी बात कर लो, क्षतिपूर्ति की भी बात कर लो, तो वहां पर आपको ये कहना पड़ेगा कोर्ट से कि या तो हमें ये रेमेडी मिल जाए पालन की, ये रेमेडी नहीं मिलती तो हमें क्षतिपूर्ति का उपचार मिल जाए, है ना। तो वहां अब आपने वाद दायर किया था इनिशियल स्टेज पे, आपने वहां पे रेमेडी जो है वो मांगी, आपको संविदा का पालन नहीं मिला है, वहां पे आपका वाद खारिज हो गया, है ना। तो वाद अगर आपका खारिज हो गया, तो आप ऐसी सिचुएशन में उसी सूट के लिए, क्योंकि आपको ये ऑप्शन अवेलेबल था कि आप कोर्ट से कह देते भाई मुझे ये इस मामले में या तो परफॉर्मेंस दिला दो, और परफॉर्मेंस नहीं दिला सकते तो क्षतिपूर्ति दे दो, लेकिन आपने शुरुआत में ऐसा नहीं कहा। वाद पत्र में संशोधन करने की भी आपको इजाजत थी, वो भी आपने नहीं किया। बताया था ना कि वाद पत्र में संशोधन करके प्रतिकर की बात को जोड़ सकते हो, आपने ऐसा नहीं किया। तो कंपनसेशन की बात आपने नहीं जोड़ी वहां पे। तो इस सिचुएशन में आपको रोका जाएगा कि भैया आप दोबारा से मत लेके आओ, मतलब एक तो कोर्ट का टाइम अपन वेस्ट करेंगे, पहले जाएंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी लेने, वो कोर्ट ने मना कर दिया, हम वापस आ गए, अब हम दोबारा कोर्ट को परेशान करने जा रहे हैं कि हमें तो क्षतिपूर्ति दे दो इस मामले में। अरे भैया पहले जो वाद दायर किया था उसी में बोल देते आप, लेकिन वो आपने नहीं बोला, तो आप अब दोबारा से क्षतिपूर्ति का अलग से उसी मामले के लिए वाद नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर
कोई अदर रेमेडी आप चाहते हैं जो इस ब्रीच की वजह से कोई और उपचार आपको चाहिए, तो उसके लिए तो आप बाद ला सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। क्लियर हुआ? जैसे सपोज हमें इंजंक्शन चाहिए, हमें डिक्लेरेटरी डिक्री चाहिए, तो वहां तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ हमें क्षतिपूर्ति मांगनी थी, हमने नहीं मांगी ऑल्टरनेटिव में, तो फिर हम उस मामले में वो उपचार नहीं ले सकते। लेकिन उससे संबंधित अन्य भी कोई कार्यवाही ऐसी हुई है जिसमें हमें नुकसान हो रहा है, तो हम उसका उपचार मांगने के अधिकारी हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। यस मैम। चलिए अगली पढ़िए धारा। व्यवस्थापनों के निष्पादन हेतु कतिपय पंचाटों एवं वसीयती निर्देशों पर पूर्ववर्ती धाराओं का लागू होना। संविदाओं के बारे में इस अध्याय के उपबंध पंचाटों पर जिन पर मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 लागू नहीं होता एवं किसी विशिष्ट व्यवस्थापन के निष्पादन हेतु किसी इच्छा पत्र, विल या कोड क्रोड पत्र में निर्देशों पर लागू होंगे। अब ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो इस चैप्टर के प्रोविजंस हैं वो लागू कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे। तो इसने कहा कि पंचाटों पर लागू नहीं होंगे, उन पंचाटों पर जिन पर की मध्यस्थम अधिनियम लागू नहीं होता। तो देखिए, जब हम आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट पढ़ते हैं तो वहां कुछ सर्कमस्टांसेस हमें बताई गई हैं कि कौन कौन से तरीके के पंचाट या अवार्ड वहां पर दिए जा सकते हैं, किन परिस्थितियों में दिए जा सकते हैं। तो उसके लिए तो सेपरेट ही अधिनियम दिया गया है, तो उनके एनफोर्समेंट के लिए आपको वहां पर ही प्रोविजंस हैं। लेकिन ये हालांकि बात यूजलेस हो चुकी है अब, क्योंकि उस अधिनियम के अनुसार ही पंचाटों का प्रवर्तन होता है। उसके अदर देन इनिशियल स्टेज पे कुछ परिस्थितियां थी जिनमें कि हम पंचाट को लागू करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जो वास्तविकता देखा जाए तो उसके धरातल पे ये धारा अभी काम नहीं करती है। आपको अवार्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो उसी अनुसार चलनी होंगी जो आपका आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट बताता है। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो आपके विल है या कोडिसिल है, विल इच्छा पत्र आप जानते हैं, वसीयत, और इसके अलावा कोडिसिल। कोडिसिल क्या होता है? जब हम विल में किसी प्रकार का चेंज करते हैं तो उसके ऊपर इस चैप्टर के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, है ना, उस पे लागू होंगे। इसने कहा दो चीजों पे लागू होंगे, पंचाट पर और विल और कोडिसिल पे लागू होंगे। तो विल और कोडिसिल आप समझते हैं क्या होता है? वसीयत लिखना, उसके बारे में, उसके पालन के बारे में, उसमें हम कोई चेंज चाहते हैं उसके बारे में, एनफोर्समेंट के बारे में कि वसीयत लिखी गई है वैसे के वैसे, मेरे दादाजी ने संपत्ति मेरे नाम पे की थी, अब मैं उसका पालन करवाना चाहती हूँ भाई कि वो संपत्ति मेरे को मिलनी चाहिए, उसका पालन किया जाए, तो उसको भी यहाँ पर इस अधिनियम में हम ले सकते हैं। और पंचायतों के प्रवर्तन के लिए भी यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन अब ये चेंज हो गया है काफी कुछ इस एक्ट में भी, आर्बिट्रेशन में, तो मोस्ट ऑफ ऑल चीजें वहीं कवर हो गई हैं। क्लियर? हाँ जी मैम। हाँ। अब यहाँ इस चैप्टर में कोई भी बात ऐसी है जो पूछने की है? अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ है, देख लीजिए इसमें आप। मैं 2 मिनट देती हूँ आपको, दो नहीं 5 मिनट देती हूँ। 5 मिनट में आपको हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सेकंड चैप्टर की कोई चीज देख लीजिए जो मिस हो गई हो। मैम शायद है ना सेक्शन 15 करवाया नहीं था। सेक्शन 15 नहीं हाँ। कर? हाँ तो देख लेते हैं उसको। नहीं। और भी देख लो आप, एक बार हाँ। गो थ्रू कर लो इस पूरे चैप्टर को।
ओके मैम, नो डाउट इसमें तो 25 तक तो।
हेलो, शिल्पा एंड पूजा, हाँ आप जी हैं मैम। क्लास में? हाँ जी मैम। तो आपने बताया एक सेक्शन 15, इसके अलावा भी कुछ रहा है? मुझे लगता है फिर तो 19 भी रहा होगा, क्योंकि 15 और 19 साथ में कनेक्टेड है। वो दोनों हाँ जी सेक्शन मैम 19। होंगे अपन ने, है ना? हाँ जी मैम। और कोई सेक्शन है इसमें जो देखना है आपने को? पूरे हो गए नहीं 5? मैम। हम्म। हाँ जी मैम। तो चलिए अपन इनके इन सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेक्शन 15 आपको बताता है हु कैन ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो कैटेगरीज बताई गई हैं, इसमें लगभग 8 कैटेगरी बताई गई हैं सेक्शन 15 में। वो व्यक्ति जो कि संविदा के पालन की मांग कर सकते हैं, है ना, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो पढ़िए इसको। इस अध्याय द्वारा अन्यथा उबंधित के सिवाय किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त किया जा सकेगा। देखिए उसके अब किसी पक्षपात। हाँ जी मैम। एक मिनट रुको, इस पहली लाइन का मतलब समझो। इसमें क्या कह रहा है? जनरल प्रिंसिपल भी बता रखा है और अपवाद भी बता रखा है। धारा 15 की पहली लाइन में आपको एक तो बता रखा है सामान्य सिद्धांत। क्या बता रखा है सामान्य सिद्धांत? कि किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन निम्न द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकेगा, है ना। ये बता रखा है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि ये रेमेडी ले सकते हैं। फिर इसने क्या लिखा है? इस अध्याय द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय। इसका मतलब क्या है? कि इसी चैप्टर नंबर 2 में आपको जहां जहां पर मना किया गया है कि ये व्यक्ति उपचार नहीं ले सकते, उनके सिवाय ये निम्न कैटेगरी के व्यक्ति उपचार ले सकेंगे। तो शिल्पा, अभी तक आपको याद है कि कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसको ये रेमेडी नहीं मिलेगी? हमने जो सेक्शंस पढ़े हैं उसमें कहीं नजर आया आपको कि किसको ये रिलीफ नहीं मिलेगा? हाँ मैम, एक तो सेक्शन 20 वालों को, और एक पर्सनल स्किल्स वाला, नहीं नहीं, और वो नेचर तो वाला। संविदा का पालन नहीं कराया जा सकेगा वाली बात थी ना। धारा धारा मोटे रूप से बता सकते हो आप, सेक्शन नंबर बता सकते हो? याद दिलाऊं आपको? सेक्शन 16 पढ़ा हाँ था मैम। आपने, हाँ जी मैम। सेक्शन 13 पढ़ा था आपने, सेक्शन 17 पढ़ा था आपने, हम्म। 18 पढ़ा था आपने। ये सारे सेक्शंस वो हैं जो इसी चैप्टर में आपको एक्सेप्शन के रूप में बता रखे हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल तो कैसे भी आ जाए ना। तो यहाँ अगर पूछ लिया जाए कि इस सेक्शन में धारा 15 के अपवाद बता दो, ऐसे पूछ ले आपसे एग्जामिनर, तो अपन सोचेंगे भी ये सवाल ही अटपटा सा है। ये सवाल अटपटा नहीं है। धारा 15 हमें बताती है कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो इसका पालन ले सकेंगे। तो उसका अपवाद का मतलब क्या हुआ? ऐसे कैटेगरीज जो इसका पालन नहीं ले सकते। तो ये जो अपन ने अभी धाराओं की बात की, 13 की, 17 की, 18 की, ये सारी धाराएं उनसे संबंधित हैं कि जिन व्यक्तियों को संविदा का पालन नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ अपन सेक्शन 19 जो देखते हैं वो इसका ऑपोजिट है। अगर पूछ लिया जाए सवाल, पहले तो मैंने बताया कि इसका अपवाद बताओ, फिर अगर उसका विपरीत धारा पूछ ले आपसे, ऑपोजिट, तो 15 की विपरीत धारा है 19। वादी कौन होगा ये बताया है 15 में, प्रतिवादी कौन होगा ये बताया है 19 में। तो अपने को सवालों को ठीक से पढ़ना आएगा तो अपन जवाब भी दे पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे ये बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन मांगेगा? ऑब्वियसली उसका पक्षकार मांगेगा, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो संविदा का पालन कौन मांग सकता है? या तो आप मुझसे मांग सकती हैं या मैं आपसे। हम संविदा के पक्षकार हैं, हम संविदा के पालन को लेने के लिए वाद दायर कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी मैम। दूसरा क्या लिखा है, पढ़ो।
उसके किसी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या प्रधान द्वारा, परंतु यह कि जहां ऐसे पक्षकार की विद्वता, कुशलता, शोधन क्षमता या कोई व्यक्तिगत गुण संविदा में तात्विक अंग है, या जहां संविदा उपबंधित करती है कि उसका हित समुन्निदेशित नहीं किया जाएगा, तो उसका हित प्रतिनिधि या उसका प्रधान संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का हकदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसे पक्षकार द्वारा संविदा के उसके भाग का पहले ही पालन न कर दिया गया हो, या उसका पालन उसके हित प्रतिनिधि या उसके प्रधान द्वारा किया जाना अन्य पक्षकार द्वारा स्वीकृत न कर लिया गया हो। अब यहाँ इसने दो तीन बातें अपने को बता दी हैं छोटी छोटी। देखो, पहली वाली पॉइंट तो इजी था। उसके बाद इसने कहा कि कौन मांगेगा, और वादी कौन हो सकता है, उसका जो हित प्रतिनिधि है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ए और बी के बीच में संविदा हुई है। अब ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका बेटा सी, तो संविदा के पालन की मांग उसका हित प्रतिनिधि भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, हित प्रतिनिधि, वो भी कर सकता है। क्या प्रधान कर सकता है? यानी एजेंट ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसका प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवा सकता है, बिल्कुल पूरा करवा सकता है, क्योंकि वो संविदा की ही किसके द्वारा गई है? प्रधान के द्वारा ही की गई मानी जाती है। प्रिंसिपल के द्वारा ही तो की गई मानी जाती है। एजेंट किसकी तरफ से करता है? प्रिंसिपल की तरफ से। तो कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन मांगेगा? प्रिंसिपल मांगेगा, प्रधान मांगेगा। तो ये पार्टीज भी संविदा का पालन मांग सकती हैं। लेकिन ये कह रहा है उसके अपवाद के रूप में कि जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो किसी व्यक्ति के पर्सनल एबिलिटी और स्किल से रिलेटेड है, व्यक्तिगत योग्यता का जो गुण है वो उसमें मेन मटेरियल फैक्टर है, तात्विक अंग है, यानी उस संविदा का महत्वपूर्ण भाग है। और वहां ये भी कह रखा है कि उसको हम असाइन नहीं करेंगे, कोई दूसरा उसकी जगह पूरा नहीं करेगा। आपने कहा साहब सिविल लॉ तो हमें सीमा मैम से ही पढ़ना है, हमें किसी और से ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पे संविदा हो गई, तो उसका हित समुन्निदेशित नहीं होगा। संविदा का पालन वही पक्षकार ही कर सकता है, उसकी जगह दूसरा कोई नहीं कर सकता, न करवा सकता है। तो यहाँ पे उसका हित प्रतिनिधि या प्रधान जो होगा वो संविदा के पालन का हकदार नहीं होगा, क्योंकि संविदा व्यक्तिगत योग्यता पे निर्भर करने वाली संविदा है। लेकिन कब मांगा जा सकता है, इसका भी फिर अपवाद बता दिया आगे इन्होंने। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो व्यक्तिगत योग्यता या क्षमता पे निर्भर करता हो और उस कॉन्ट्रैक्ट का भाग पहले से ही पालन कर दिया, तब तो बात ही खत्म हो गई। दूसरे व्यक्ति से आपने स्वीकार कर लिया। सपोज सीपीसी किसी और ने पढ़ाया, हमारी शुरुआत में बात हुई सिविल लॉ सारा सीमा मैम पढ़ाएंगी, बाद में क्या हुआ, सीपीसी का सब्जेक्ट पढ़ाया किसी और टीचर ने। आपने कहा ठीक है, अच्छा पढ़ा रही है मैम भी, तो हम मैम से पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं। अब आपने क्या कर लिया, उनसे पालन स्वीकार कर लिया, तो आपने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। तो इस सिचुएशन में क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस मान लिया जाएगा। आपने स्वीकार कर लिया कि अन्य व्यक्ति जो है वो संविदा का पालन कर रहा है, जबकि वो व्यक्तिगत योग्यता एक पर्टिकुलर व्यक्ति के आधार पर संविदा अपन ने की थी। लेकिन यहाँ पे आपको धारा 14 की बातों को भी साथ में ध्यान रखना होगा। धारा 14 ने ये कहा है कि अगर कोई संविदा व्यक्तिगत योग्यता पे निर्भर करती है तो आप उस व्यक्ति को संविदा के पालन के लिए दबाव नहीं डाल सकते। सपोज सीमा मैम ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनिशियली कहा था, लेकिन बाद में अगर वो आपकी किसी कारणवश अगर क्लास नहीं ले पाई हैं तो आप यही दबाव नहीं डाल सकते कि केवल वही आपकी क्लास लेंगी। शुरुआत में उन्होंने कहा था, लेकिन अब उनकी परिस्थितियां नहीं है, तो आप उन पे दबाव डाल के ये नहीं कह सकते कि नहीं आपको ही संविदा का पालन करना होगा। क्यों? क्योंकि ये संविदा किस पे निर्भर कर रही है, पर्सनल एबिलिटी और स्किल पे करती है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल एबिलिटी और स्किल के होते हैं उसमें किसी व्यक्ति को आप बाउंड नहीं कर सकते उसे पूरा करने के लिए। उसके लिए भले अपन क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। इसका कारण क्या होता है, देखो सपोज अगर आपने किसी डॉक्टर से कहा कि आप ऑपरेशन करेंगे, हमने आपके ऊपर ही भरोसा है और हमने उसको पैसा भी दे दिया एडवांस कि वो करेगा ऑपरेशन। अब मान लो उसने बाद में मना कर दिया किसी भी कारण से, मैं नहीं करूंगा। हम उस पर दबाव डाल रहे हैं, नहीं साहब आपने तो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब आपको ही पूरा करना पड़ेगा, संविदा के पालन का उस पर दबाव डाल रहे हो। तो अंदर ऑपरेशन थिएटर में वो क्या कर रहा है, यू नो अबाउट इट। वो तो कहेगा मैं ऑपरेट करके निकल आया हूँ साहब, अनसक्सेसफुल हो गया।
वो एक नस की जगह दूसरी नस काट देगा, आप खड़े भी होंगे पास में तो पता थोड़ी कर पाएंगे। तो उसकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार वो कैसा परफॉर्म कर रहा है ये तो वो व्यक्ति ही जानता है। तो आप उसे अगर बाध्य करके वो पालन करवाना चाहते हो तो उस पालन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि उस पालन का वास्तविक रूप से पालना हुई है कि नहीं हुई है उसका इवैल्यूएशन कोर्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऐसे मामलों में न्यायालय क्या करता है, संविदा के पालन की उस व्यक्ति से उपचार नहीं दिलवाता। ठीक है, तो धारा 14 से रिलेट करके देखेंगे इस पैरा को। अब अपन पढ़ते हैं पॉइंट नंबर सी। अगर ये सेक्शन में कोई डाउट हो तो पहले बात कर लो, फिर आगे चलो। कोई भी डाउट हो तो पहले देख लो उसके बारे में। नहीं मैम, समझ आ गया है। पूजा आपको भी? यस मैम। देखिए, अगली धारा पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एक एस नाम की महिला है जिसके हस्बैंड ए की डेथ हो चुकी है। ए का जो भाई है बी, उसके खिलाफ वो वाद दायर करती है किसी जमीन के लिए। उसका कहना यह है कि इस जमीन पर उसका अधिकार है, तो उस महिला को ये संपत्ति मिलनी चाहिए। तो बी जो है वो ये कहता है कि आप प्रॉपर्टी पे ठीक है, आपका राइट है, मैं एडमिट करता हूँ आप, लेकिन मैं क्या करूंगा, ये संपत्ति मैं अगर अपने पास रख रहा हूं तो उसके बदले में आपको लाइफ टाइम जब तक आप जीवित हो तब तक मैं आपका मेंटेनेंस करता रहूंगा। आपकी डेथ के बाद जो आपकी डॉटर इन लॉ है पी नाम की महिला, उसका भी मैं मेंटेनेंस करता रहूंगा। अब यहाँ पे पी नाम की महिला जो है, यानी उसकी डॉटर इन लॉ, वो तो पार्टी नहीं थी संविदा की, है ना, लेकिन पी के पास भी ये अधिकार है कि शी कैन फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ मेंटेनेंस अगेंस्ट बी। वो बी के खिलाफ मेंटेनेंस के अमाउंट के लिए वाद दायर कर सकती हैं, चाहे वो संविदा की पक्षकार नहीं थी। ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है कि जहां कोई व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं भी है फिर भी वो कब कब वाद दायर कर सकता है। आपको मैं याद दिलाती हूँ, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा की गुप्तता का सिद्धांत, इसके अपवादों में आपने पढ़ा है ऐसे व्यक्ति जिनके फायदे के लिए कोई संविदा की गई होती है, वो संविदा को पालन कराने के लिए वो दूसरे पक्षकार के प्रति वाद ला सकते हैं अगर उनका हित जुड़ा हुआ हो, चाहे संविदा में वो पक्षकार ना भी हों। याद आया? संविदा की गुप्तता का सिद्धांत थोड़ा बहुत याद आया? हेलो? सेक्शन कौन सा है मैम? आप ये पढ़ते हो कंसीडरेशन के चैप्टर में। कंसीडरेशन जो अच्छा। सेक्शन 2D में बताया गया है ना, उसमें डिटेल में आपको ये टॉपिक बताया गया है, और उसमें ही डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रतिफल वाले चैप्टर में आता है ये बुक्स जब आप पढ़ते हो तो। संविदा की गुप्तता का सिद्धांत आपने शायद ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। नहीं मैम, मैंने नहीं। आप नोट कर लो कहीं पर, मैं आपको अगर इससे रिलेटेड मुझे मिल गया लेक्चर तो मैं आपको भेज दूंगी, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चीज आएगी ही अगर नहीं पढ़ी आपने तो। इसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो संविदा के पक्षकार नहीं है उनको भी अधिकार मिल जाता है, जैसे कि यहाँ इस इलस्ट्रेशन की अपन ने बात की, और भी हजारों इलस्ट्रेशन है। ए ने एक व्यक्ति है जिसके दो बेटे हैं, उसने सारी संपत्ति अपने बेटों को दे दी और उसने कहा भाई मैं जब तक जीवित हूं तुम मुझे लुक आफ्टर करोगे, मेरे मरने के बाद अपनी मदर को लुक आफ्टर करोगे, उसी शर्त पे मैं तुम्हें संपत्ति दे रहा हूं। अब इसमें संविदा के पक्षकार कौन हो गए, फादर हो गया और वो दोनों बेटे हो गए। जो मदर है वो तो संविदा की पक्षकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मदर को मेंटेनेंस का अलाउंस नहीं देते हैं उसके बेटे तो मदर ऑल्सो हैज अ राइट टू टेक एक्शन। ये कहता है ये सिद्धांत कि कौन से व्यक्ति संविदा के पालन के लिए वाद ला सकते हैं, मतलब वो लोग जिनका की संविदा में हित जुड़ा हुआ है, संविदा जिनके भले के लिए की गई है। तो ये
डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी टू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको ये पॉइंट नंबर सी बताया गया है, पढ़िए इसको। शिल्पा पॉइंट नंबर सी पढ़िए। हमें वो अनम्यूट करना भूल गई थी, मैंने पढ़ दिया था। जहाँ संविदा विवाह पर का व्यवस्थापन या एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य शंकास्पद अधिकारों का समझौता हो, उसके अधीन फायदा पाने के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा। अब भाषा समझ में आ गई यहाँ पे आपको? कोई हाँ सेटलमेंट, जी मैम। मैरिज सेटलमेंट का मामला हो, परिवार के सदस्यों के बीच में जो राइट्स हैं उनके बारे में कोई बात हो, कोई बेनिफिशियल एंटाइटल है बेनिफिशियली, जिसके पास भी हमने राइट टू स्यू दे रखा है ना, वो सभी लोग यहाँ पे बात दायर कर पाएंगे। अब हमें पॉइंट नंबर डी देखना है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो पढ़िए इसकी भाषा पॉइंट नंबर डी की। जहाँ किसी शक्ति के सम्यक अनुपालन में आजीवन अभिधारी द्वारा संविदा की गई है, शेष भोगी द्वारा। देखिए यहाँ पर एक शब्द है टीनेंट फॉर लाइफ, आजीवन अभिधारी। तो एक संविदा किसने की है? टीनेंट फॉर लाइफ ने, जिसको जीवन काल के लिए अधिकार दिया गया है। कैसे करी है उसने? अपनी अधिकारिता, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए करी है, मतलब जितनी उसके पास उस लाइफ टाइम में पावर थी उसी का इस्तेमाल करके उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। द रिमाइंडर मैन कैन sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। रिमाइंडर मैन किसको कहेंगे? शेष भोगी को। शेष भोगी कौन होता है? वो व्यक्ति जो एंटाइटल होता है टीनेंट फॉर लाइफ की डेथ के बाद। देखिए आपको यहाँ थोड़ा टीपी की चीजों को याद करना होगा। टीपी में अपन पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति को संपत्ति दी गई आजीवन काल के लिए, उसके बाद किसी व्यक्ति को दी गई पूर्ण रूप से, संपूर्ण हित अंतरित किया गया। तो जहां किसी व्यक्ति को केवल सीमित हित दिया गया है, लिमिटेड इंटरेस्ट, मतलब फॉर ए लिमिटेड टाइम, मतलब हमने कैसे दिया उसको? आ, हमने उसको कहा कि भाई आप अपने लाइफ टाइम तक, जब तक आप जीवित हो तब तक यूज कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को। उसके बाद वो अधिकार किसके पास जाता है? जिसके पास पूर्ण हित होता है, एब्सोल्यूट राइट होता है। क्योंकि एक का तो केवल आजीवन हित है, बाकी संपूर्ण हित किसका होता है? उस व्यक्ति का जिसके पास मरने के बाद लाइफ, टेनेंट फॉर लाइफ जो है उसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी जिसके पास जाएगी वो व्यक्ति कहलाता है रिमाइंडर मैन, यानी शेष भोगी। तो अब यहाँ टेनेंट फॉर लाइफ ने जो कॉन्ट्रैक्ट अपनी पावर में किए हैं उसके लिए वाद दायर करने का अधिकार किसके पास आएगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ही तो आएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब यहाँ पे है वो व्यक्ति जो रिमाइंडर मैन है, जो शेष भोगी है, यानी जिसके पास संविदा प्रॉपर्टी के सारे राइट्स उसके पास आ गए हैं, तो वो व्यक्ति संविदा के पालन का वाद दायर कर सकेगा। बात समझ में आई क्या? हाँ जी। पूजा आपको भी आ गई क्या? यस मैम। थोड़ा ये टीपी से रिलेटेड है लेकिन मैंने कोशिश तो की है आपको जनरल भाषा में समझाऊं। थोड़ा यस हिंदी के वर्ड टर्मिनोलॉजी टफ रहती है, तो अपन यहाँ पे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। एक है टीनेंट फॉर लाइफ, जिसको केवल लाइफ टाइम के लिए राइट दिया गया है, जिसको यहाँ आजीवन अभिधारी कहा है। उसको केवल जीवन काल के लिए ही अधिकार है जब तक वो जिया है। तो अपने जीवन काल में उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को किया है उन कॉन्ट्रैक्ट्स का पालन वो व्यक्ति मांग सकता है जो शेष भोगी है। शेष भोगी मतलब रिमाइंडर मैन, मतलब मरने के बाद प्रॉपर्टी के सारे राइट जिस व्यक्ति के पास ट्रांसफर हुए हैं। अब अगला पढ़िए। किसी सहकब्जा उत्तरभोगी द्वारा जहां करार उसके हक पूर्वाधिकारी के साथ की गई कोई प्रसंविदा हो और उत्तरभोगी ऐसी प्रसंविदा के फायदे का हकदार हो। यहां पर जो वर्ड है रिवर्जन वर्ड, रिवर्जन जो वर्ड होता है उसका मतलब ये होता है कि रिवर्जन का मतलब जिस व्यक्ति की भूमि है उससे संबंधित हित भी उस व्यक्ति के पास वापस लौटता है, मतलब रिवर्जनर कहलाता है ये।
जिसने दूसरे को दिया था। जैसे मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं, मैं लेसर हूं, यानी पट्टा करता। मेरे पास जो जमीन है मैंने आपको 5 साल के लिए लीज पर दी है। अब 5 साल के बाद वो जमीन किसके पास लौट के आएगी? मेरे पास ही वापस लौट के आएगी ना। इसे अपन क्या कहते हैं? रिवर्जन। शब्द कौन सा है? रिवर्जन। रिवर्जन यानी हम यहाँ सकब्जा उत्तरभोगी की बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी का राइट वापस लौट के आ रहा है। तो यहां पर आपने जिस व्यक्ति को पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई प्रॉपर्टी दी थी और उसके बाद वो वापस लौट कर आपके पास आ रही है, तो जो जो एग्रीमेंट्स करने की अधिकारिता आपने किसको दी थी? लेसी को दी थी। 5 साल के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी दी। अब आपने उस बीच जो जो संविदा किए थे, जो आपकी अधिकारिता में थे, वो आप कर सकते थे। मैंने आपको पावर दे रखी थी। अब उन संविदाओं का पालन कौन ले सकता है? मैं भी तो ले सकती हूँ। मैं कौन हूँ? रिवर्जनर, यानी जिसके पास संपत्ति वापस लौट के आ रही है। तो वो व्यक्ति क्या कर पाएगा? जो जो संविदाएं हुई हैं उनके पालन की मांग करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? होगी बात समझ में? हाँ मुझे। अब ये सिंपल लैंग्वेज में समझाइए मैंने तो। अरे वो थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पे जो दी हुई है वो आपको थोड़ी टफ लग रही होगी। चलिए, कंसेप्ट क्लियर है तो आगे चलते हैं। हाँ जी मैम, किसी शेष के उत्तरभोगी द्वारा जहाँ करार कोई ऐसी परत संविदा हो और उत्तरभोगी उसके फायदे का हकदार हो और इसके भंग के कारण तात्विक क्षति उठाएगा। क्या होता है कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई कोवेनेंट अगर जुड़ी हुई है। कोवेनेंट का मतलब क्या होता है? कि ऑब्लिगेशंस अटैच्ड विद द कॉन्ट्रैक्ट, उसे कहते हैं कोवेनेंट, यानी बाध्यताएं। जैसे सपोज मेरी संपत्ति मैंने आपको बेची है। मैं बिल्कुल एडजॉइनिंग, मेरी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक में मैं रहती हूँ और उसके एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको बेची है। ये प्रॉपर्टी पे केवल एक फ्लोर ही है, मतलब ग्राउंड और फर्स्ट। जब मैंने आपको बेची तो मैंने आपको कहा भाई देखो आप खरीद लो, कोई इशू नहीं है, प्राइस वाइस तो आप जो दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन मैं क्या है यहीं पे ही रहना चाहती हूँ इन फ्यूचर भी। इसको मुझे जिस मकान में रह रही हूँ बेचना नहीं है। आपको मैं पड़ोस वाला मेरा प्रॉपर्टी बेच रही हूँ एडजॉइनिंग, लेकिन उस प्रॉपर्टी में आप ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। क्योंकि क्या है, मैं यहाँ पे रहती इसलिए हूँ, मुझे पीसफुल एनवायरनमेंट लगता है, थोड़ा एयरी लगता है। और ऊपर कंस्ट्रक्शन अगर आपने करा लिया तो मुझे जो फ्रेश लाइट और एयर आ रही है उसका ऑब्स्टिकल हो जाएगा। आपको अगर ये शर्त मंजूर है तो खरीद लो प्रॉपर्टी। आपने कहा हाँ हमें भी कोई ज्यादा बड़ी हमारी फैमिली नहीं है, हमको जितना बना हुआ है उतना बहुत है, मेरे को ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कराना, मुझे भी खुला खुला एरिया अच्छा लग रहा है यहाँ का। इस कोविड, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई ना, ये संपत्ति हो गई, ये संविदा हो गया हमारा संपत्ति खरीदने बेचने का। उसके साथ मैंने आपको जो ऑब्लिगेशन डाल दी, यानी शर्त डाल दी, वो कहलाई कोवेनेंट, बाध्यता। अब ये जो कोवेनेंट मैंने आपके ऊपर डाली है, इस कोवेनेंट को फॉलो करने के लिए, इस बाध्यता को फॉलो करने के लिए कौन कौन बाध्य होता है? अब मान लीजिए ए से प्रॉपर्टी बी के पास गई है, बी से ये प्रॉपर्टी उसके एलआर सी के पास गई है, सी से ये डी के पास गई है, डी से ये ई के पास गई है, एलआर के पास तो जाएगी ना, आगे तो ट्रांसफर होगी। अब ई ने क्या कर लिया? ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा लिया। तो अब इधर भी दूसरी पीढ़ी आती गई, इधर किसकी जगह ले ली? एक ही जगह भी उसके एलआर्स लेते गए। अब संविदा का पालन ये करवाना है कि भैया हमने आपको, आपकी 2 पीढ़ी पहले लोगों को हमारे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और हमने कहा था कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, तो यू आर ऑल्सो बाउंड, आप 5वीं पीढ़ी हो, आपको भी इस शर्त को मानना पड़ेगा। तो अब इस संविदा का पालन हम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो वो पक्षकार जो कि अगर इसका भंग होता है, यानी अगर ऊपर कंस्ट्रक्शन होता है तो वो तात्विक क्षति यानी महत्वपूर्ण उसे नुकसान हो जाएगा, तो ही हैज ऑल्सो अ राइट टू टेक एक्शन फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो दूसरे पक्षकार पे पालन का दावा करेंगे कि भैया नहीं, हमसे बात हुई थी पहले कि भाई हमारे एंसेस्टर्स से बात हुई थी कि भाई आप ये प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, तो वो आपको भी माननी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड कि वो व्यक्ति भी संविदा का पालन का वाद ला सकेगा। क्लियर है? हाँ जी मैम। चलिए अगला देखिए क्या है, पढ़िए।
जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में सम्मिलित हो जाती है, वहां उस नई सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा जो सम्मेलन से उत्पन्न होती है। ये अमेंडमेंट के द्वारा 2018 में जोड़ा गया है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसके लिए अलग से अधिनियम है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का ये एक्ट है, जिसमें कि कंपनी और साझेदारी दोनों के फीचर दिए हुए होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो ऑलरेडी वो ये कर रही है कि दूसरी कंपनी में अमोलगेमेट हो गई है, ए कंपनी बी कंपनी में मिल गई है, तो अब नया अगर कोई बन गया सी नाम से कंपनी, तो परफॉर्मेंस कौन कराएगा? सी नाम की कंपनी कराएगी कि नहीं कराएगी? अब सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है प्रज्ञा के साथ में, प्रज्ञा ने नाम अपना जो है वो अब संभव नाम से काम करेगी, संभव के साथ वो एमोलगेमेट हो गई है। तो अब जो जो कॉन्ट्रैक्ट प्रज्ञा ने किए थे, उन सारी संविदाओं का पालन क्या नया नाम जो संभव हो गया है उससे करवाया जा सकेगा? डेफिनेटली कराया जा सकेगा। नाम बदल गया, अमोलगेमेट हो गई कंपनीज। क्लियर? यस मैम। ठीक ऐसे ही अगला पॉइंट बताता है, जब कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है दूसरी कंपनी के साथ, वो अमोलगेमेट हो जाती है, तो उससे जो नई कंपनी बनी वो संविदा का पालन ले सकेगी। नाम बदल गया है लेकिन दायित्व अगर पहले के अधूरे हैं तो उसे पूरा कराया जा सकेगा। और ऐसे ही अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स ने, प्रवर्तकों ने कंपनी के बनने के पहले, निगमन यानी रजिस्ट्रेशन के पहले कंपनी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कंपनी के बनने के बाद उस कंपनी द्वारा उसे लागू कराया जा सकेगा। मैं प्रज्ञा कंपनी की प्रमोटर हूं, मैंने इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए, इसे बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सपोज कोई लोन लिया, मैंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेने के लिए कोई रेंट का एग्रीमेंट किया कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का किया। अब पहले तो मैं कर रही हूँ, यानी मैं कौन हूँ? कंपनी बनाने वाली प्रवर्तक। जब कंपनी बन जाएगी तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके किए गए माने जाएंगे? प्रज्ञा इंस्टीट्यूट के। तो क्या प्रज्ञा इंस्टीट्यूट उसको लागू करवाएगा? बिल्कुल लागू करवाएगा, क्योंकि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट अब किसके द्वारा किए गए माने जाएंगे? प्रमोटर के कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा माने जाते हैं? कंपनी के द्वारा। लेकिन शर्त यह है कि कंपनी ने उसकी स्वीकृति दे दी हो, रैटिफिकेशन कर दिया हो, कंपनी ने प्रमोटर द्वारा किए गए संविदाओं का अनुसमर्थन कर दिया हो। बताओ, सेक्शन 15 की सारी बातें क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब आते हैं 19 पे। ठीक इसका ऑपोजिट है। 15 में आपने पढ़ा कौन वाद दायर करेगा, और 19 में आप पढ़ रहे हो कि किसके खिलाफ वाद दायर किया जाएगा। वही है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हो जाएंगे और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाएंगे, उनके खिलाफ हम वाद दायर कर पाएंगे। तो पहला वाला पॉइंट देखिए, सेक्शन 19 पढ़िए, पढ़िए शिल्पा। इस अधिनियम द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन, उसमें के कोई पक्षकार संविदा के तत्पश्चात उत्पन्न किसी हक द्वारा उसके अधीन दावा। ऐसे नहीं पढ़ेंगे अपन इसको। सेक्शन 19 का जो टाइटल है, यहां से देखेंगे, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन, उसमें के कोई पक्षकार के विरुद्ध कराया जा सकेगा। लास्ट लाइन है ना, वहां से जोड़ोगे हर एक चीज को। किसके खिलाफ कराया जाएगा? उसके किसी पक्षकार के खिलाफ कराया जाएगा। ए और बी के बीच में संविदा हुई है, ए किसके खिलाफ सूट फाइल करेगा? उसके पक्षकार यानी बी के खिलाफ करेगा। लेकिन फिर वही बात है, इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय का मतलब ये है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज भी हैं जिनके खिलाफ हम वाद दायर नहीं कर पाएंगे, जो इसी चैप्टर में बताई गई है। वो अपवाद है, उनको छोड़कर बाकी ये सारे प्रतिवादी हो सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट पढ़ें। संविदा के तत्पश्चात उत्पन्न किसी हक द्वारा उसके अधीन दावा करने वाला किसी अन्य व्यक्ति सिवाय किसी मूल्यार्थ अंतरिति के, जिसने उसका धन सद्भावना पूर्वक और मूल संविदा की सूचना के बिना संदत किया हो। हम्म इसके लिए मैं कोई इलस्ट्रेशन आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी को किसी निश्चित दिन कोई प्रॉपर्टी
कन्वे करेगा, बेचेगा। लेकिन ए की डेथ हो जाती है उस दिन आने के पहले। उसने क्या कहा था, वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बी को करेगा, लेकिन वो बिना ट्रांसफर किए ही इस संविदा को पूरा करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे बी संविदा का पालन कराना चाहता है, ठीक है। तो बी किसके खिलाफ ला सकेगा संविदा? ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ। जो संविदा का पालन किसके खिलाफ ला सकेगा? ए की तो डेथ हो गई, तो अब वो किसके खिलाफ ला सकेगा? उसके विधिक उत्तराधिकारी, जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है उसके खिलाफ वो संविदा का पालन का वाद ला सकेगा। आ रही है बात समझ में? ये वाला इलस्ट्रेशन समझ हाँ आया जी। क्या, पहला वाला? Yes, ma'am. शिल्पा आपको? हाँ जी मैम। दूसरा इलस्ट्रेशन भी बताने की कोशिश करती हूँ। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बी को जमीन बेचेगा 50,000 में, ठीक है। बाद में इस संविदा को पूरा करने से पहले ए ने उस जमीन को सी को बेच दिया 60,000 में। सी को पहले से ही इस कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी थी जो कि ए और बी के बीच में हुआ था। दोबारा बताती हूँ। ए ने एक संविदा की कि वो बी को अपनी प्रॉपर्टी 50,000 में बेचेगा, लेकिन उस संविदा का पालन करने से पहले उसने उसी संपत्ति को, जिसको उसने बी से बेचने के लिए कहा था, ज्यादा कीमत मिल रही थी तो उसने कहा सी को बेच देता हूं। उसने सी को वो संपत्ति 60,000 में बेच दी। सी को इस बात की जानकारी थी कि इस प्रॉपर्टी को पहले बी को बेचने का संविदा बनाया जा चुका है। अब यहाँ पे बी के पास क्या अधिकार है? आपको पता है बी किसके खिलाफ सूट फाइल करेगा? ए के खिलाफ तो कर ही सकता है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन वो सी के खिलाफ भी वाद दायर कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये जो भाषा है वो आपको समझ में आ गई होगी कि संविदा के तत्पश्चात उत्पन्न किसी हक, उसके अधीन दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति सिवाय किसी मूल्यार्थ अंतरिति के जिसका उसका धन सद्भाव पूर्वक और मूल संविदा की सूचना के बिना संदत्त किया गया हो। अब यहाँ पे संविदा के होने के बाद वो हक दावा किसी अन्य व्यक्ति के पास हम वाद दायर कर रहे हैं, जिसका हक कब उत्पन्न हुआ है? बाद में। जैसे ए के मरने के बाद एलआर का राइट हुआ, तो बी उसके एलआर के खिलाफ वाद दायर कब करेगा? ए की डेथ के बाद, क्योंकि एलआर के पास राइट कब आया है? डेथ के बाद आया। लेकिन इसमें उसने किसको हक नहीं दिया? जो बोनाफाइड परचेजर होता है। मतलब अब इसने मैंने जो आपको इलस्ट्रेशन दिया उसमें क्या था कि भाई पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी सी को थी, लेकिन अगर सी को पता ही नहीं होता कि भाई पहले ये संविदा ए और बी के बीच में हुआ है, तो सी के राइट्स प्रोटेक्ट होते, फिर हम सी के खिलाफ वाद दायर नहीं कर सकते थे। तो उसके सिवाय बाकी वो व्यक्ति जिनके पास की राइट लेटर ऑन अराइज हुआ है वो वाद दायर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। हम्म, चलिए अगला पढ़िए। किसी हक के अधीन दावा करने वाला किसी व्यक्ति जो यद्यपि संविदा के पूर्व एवं वादी की जानकारी में प्रतिवादी द्वारा भी स्थापित किया जा सकता था। ये क्या है? टीपी से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है कि जब हम जॉइंट टेनेंसी में होते हैं, यहाँ आपको जो एग्जाम्पल काम आएगा, जॉइंट टेनेंसी में अगर कोई व्यक्ति होता है तो जॉइंट टेनेंसी में डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट होता है बाय सर्वाइवरशिप। तो उस सिचुएशन में संयुक्त अभिधारी जो लोग होते हैं, वो लोग ने जो संविदा की है उस संविदा का पालन बाद में अन्य पक्षकारों द्वारा कराया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ए जो है वो टेनेंट फॉर लाइफ है किसी प्रॉपर्टी का, और उसका जो रिमाइंडर मैन है वो है बी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ संविदा उसने किए हैं जो टेनेंट फॉर लाइफ है, और उसने संविदा को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट सी से किया है। सी जो है उसको ये नोटिस था, उसको पहले से पता था कि यहाँ पे जो ए का अधिकार है वो किस तरीके का अधिकार है, वो टेनेंट फॉर लाइफ है। अब यहाँ उस टेनेंट फॉर लाइफ की डेथ हो जाती है, ए की डेथ हो जाती है, तो क्या सी वाद दायर कर सकता है बी के खिलाफ? बिल्कुल, यहाँ पे सी बी के खिलाफ वाद दायर कर सकेगा।
क्योंकि आपने इससे पहले वाले सेक्शन में भी पढ़ा था कि जो टेनेंट फॉर लाइफ होता है उसके बाद उसके राइट्स किसके पास चले जाते हैं, रिमाइंडर मैन के पास चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बोर्ड की हेल्प से थोड़ा और अच्छे से समझ में आते हैं ये इलस्ट्रेशंस। और टीपी जब पढ़ा होता है, बोर्ड का हेल्प होता है तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। मैं कोशिश करूंगी कल से अगर अपना बोर्ड भी आ जाएगा सामने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत आएगी तो अपन उस पर बात कर लेंगे। अगला जो है पॉइंट आपको सेम वही मिला है जो अभी प्रीवियसली अपन ने पढ़ा कि दो कंपनीज हैं जैसे ए और बी, वो एमॉल्गेमेट होके कौन सी बन गई, सी बन गई। तो पिछले वाले धारा तो आपको 15 तो बता रही थी कि सी वाद दायर कर सकती है। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि क्या सी के खिलाफ वाद दायर किया जा सकता है। मतलब ए और बी तो कंपनियां गायब ही हो गई, पिक्चर में ही नहीं है। हम कहें उसकी जगह कौन आ गया, सी आ गया। तो क्या सी के खिलाफ हम वाद दायर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। नाम गायब हुआ है लेकिन दायित्व वैसे के वैसे हैं। सेम ऐसे ही अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में अमॉल्गेमेट हो चुकी है और उसके कुछ दायित्व अधूरे हैं तो हम चाहे नाम बदल गया है, हम उस कंपनी के खिलाफ वाद दायर कर सकते हैं। और यही प्रवर्तकों ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का अनुसमर्थन होने के बाद उसके लिए भी वाद दायर किया जा सकेगा। बताओ, क्लियर हो पाया कि ये सेक्शन आप लोगों को? हाँ जी मैम। मैम इसमें क्रेता भी आएगा ना, उसके विरुद्ध भी तो करवाया जा सकता है। कौन? क्रेता। नहीं, कौन से वाले पॉइंट में? अ, इसमें सेक्शन 19 में। 19 का कौन सा वाला पॉइंट कह रहे हो? देखो, वो तो क्रेता या विक्रेता कोई भी होगा, ऐसा थोड़ी है कि केवल क्रेता या केवल विक्रेता की बात कर रहा है। वो तो ईदर पार्टी है। अच्छा। हो सकता है बायर बेचने के लिए, बायर खरीदने के लिए तैयार है, सेलर बेचने के लिए तैयार ना हो। सेलर बेचने के लिए ओके तैयार है, मैम। बायर खरीदने के लिए ना हो। मतलब वो तो किसी भी पक्षकार के लिए हो सकता है ना, कि हम संविदा के पालन का दबाव ला सकते हैं। ओके मैम। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 2। यहां तक थोड़ी सी टफ चीजें थी एसआरए के अंदर। जो आप सेक्शन 26 से पढ़ते हो ये बहुत सिंपल सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये छोटा सा बचा हुआ है अब टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास अपनी रखते हैं कल, आज ओवर करते हैं। और आपकी जो क्रिमिनल लॉ की क्लासेस हैं वो हम मोस्ट प्रोबेबली 5 तारीख से शुरू करने का सोच रहे हैं। क्रिमिनल लॉ जो आपको राहुल सर पढ़ाएंगे, ओके मैम। उसमें न्यू स्टूडेंट्स तो रहेंगे। प्रीवियस स्टूडेंट मैं आपको एक बार बता दूंगी, ओके उसके मैम। न्यू लॉज रहेंगे ना। इस बार तो नए पढ़ने पड़ेंगे ना पूजा। यस मैम। तो वो एक बार मैं आपको बता दूंगी। अभी सिविल लॉ की तो जो चल रही है, आप आराम से क्लासेस सिविल का तो एज इट इज करिए ज्वाइन, है ना। ओके मैम। मैम जो प्रीवियस लेक्चर आ रहे हैं रिकॉर्डेड वो मेरे को शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप में डाल रखे हैं मैंने। आपको शायद बाद में जोड़ा था, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। ओके मैम। ओके। थैंक यू मैम। ओके मैम।